नमस्कार, मैं गुलशन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आप आयुर्वेद क्लासेस का यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो आप हमारी ऐप में भी देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता हो, विगत कुछ दिनों से आप आयुर्वेद के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट डेली लाइव क्विज का आयोजन किया जाता है। और चलिए जान लेते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या रहता है और इसको आप कैसे अटेंड कर सकते हो। तो अगर हम डेली लाइव टेस्ट की बात करें तो डेली लाइव टेस्ट में आपको टारगेट दिया जाता है 10 क्वेश्चंस का और इसके लिए टाइम लिमिट रहता है आपका 15 मिनट का। तो इसमें आप इस टेस्ट को दे कैसे सकते हो, इस क्विज में आप खुद को प्रेजेंस कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। साइन अप करने के पश्चात डेली लाइव टेस्ट सेक्शन में जाके आपको खुद इनरोल करना पड़ेगा खुद को, और उसके बाद आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेस्ट में अपीयर हो सकते हो। और इसके अलावा हमारे ऐप पे आप और भी सुविधा जो है उसको देख सकते हो, और भी क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है हमारे ऐप में वो भी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सॉल्यूशन, आज के टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि मैच द फॉलोइंग का प्रश्न है ये। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और इसमें विषवेग दिया गया है और कुछ लक्षण आए हैं। तो बताया यहाँ मिलाना है हमें कि ये लक्षण किस किस विषवेग में आएंगे। और यहाँ पे केवल 1 2 3 करके ऑप्शन आया है, तो यहाँ हमें मानना है कि A, B और C ये कॉन्स्टेंट है सारे ऑप्शंस में। और सबसे पहले देख लेते हैं वमन, तमकश्वास और सर्वदोष और विषवेग। तो विषवेग की अगर बात करें तो चरक ने 8 विषवेग बताया है, आचार्य सुश्रुत ने 7 और वाग्भट ने 7। अब हम बात करते हैं वमन की। अगर वमन की बात करें तो वमन लक्षण जो दिखाई देता है, अगर चरक के अनुसार बात करें तो वमन प्रथम और चतुर्थ दोनों वेग में दिखाई देता है। तमकश्वास की बात करें तो तमकश्वास द्वितीय विषवेग में दिखाई देगा और सर्वदोष प्रकोप चतुर्थ। ठीक है। अब अगर सर्वदोष प्रकोप की बात करें तो चरक के अनुसार चतुर्थ विषवेग में है और सुश्रुत वाग्भट के अनुसार 5वें विषवेग में है। ठीक है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में देखें तो 5वां विषवेग तो ऑप्शन में है नहीं, तो 5वें को हम मानेंगे नहीं, तो हमको बस 1 2 और 4 से काम चलाना है। तो प्रथम वमन की बात करें तो यहाँ पे वमन हम ले लेंगे प्रथम में ही, तो 1 का A का हो जाएगा 1, तमकश्वास आ जाएगा द्वितीय विषवेग में, तो B का हो जाएगा 3, और सर्वदोष प्रकोप किस में हो जाएगा तो चतुर्थ विषवेग में अकॉर्डिंग टू चरक। जैसा कि मैंने बताया सर्वदोष प्रकोप सुश्रुत के अनुसार 5वें विषवेग में है और चरक के अनुसार 4थे विषवेग में है, और यहाँ 5वां विषवेग तो ऑप्शन में भी नहीं है। तो सर्वदोष प्रकोप किसके अनुसार कहाँ चला जाएगा चतुर्थ विषवेग में, तो इसका हो जाएगा C का 2। अगर ये देखें 1 3 2 ये कौन सा ऑप्शन में है, D ऑप्शन। तो ये ऑप्शन सही होगा किसके लिए, क्वेश्चन 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा D। ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में 2 कथन दिया गया है और उसमें पूछा गया है कि ये कथन एक दूसरे का पूरक है या नहीं, तर्क सही है या नहीं। तो कहता है रक्त मोक्षण सर्पदंश की श्रेष्ठ चिकित्सा है और गर्भिणी और बालक में सर्पदंश होने पर भी शिरावेद निषिद्ध बताया गया है। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों एसर्शन और रीजन रक्त मोक्षण सर्पदंश की श्रेष्ठ चिकित्सा है। सारे आचार्यों के अनुसार चरक ने भी बताया है, सुश्रुत ने भी इसको श्रेष्ठ बताया है। गर्भिणी और बालक में सर्पदंश होने पर भी शिरावेद निषिद्ध है। हाँ, गर्भिणी और बालक में शिरावेद निषिद्ध बताया गया है। ठीक है। अब कहते हैं कि क्या ये अभिकथन एसर्शन और रीजन सही रीजनिंग है, सही एक्सप्लेनेशन है क्या। तो अगर हम देखें कि एसर्शन और रीजन के बीच कहीं भी कोई लिंक नहीं बन रहा है, कोई सही व्याख्या रीजन नहीं दे पा रहा है एसर्शन की, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं रक्तमुक्षण सर्पदंश की श्रेष्ठ चिकित्सा कैसे है। तो अगर हम सुश्रुत कल्प की बात करें, सुश्रुत कल्प यहाँ मैंने एक श्लोक सूत्र यहाँ पे चिपकाया है।
तो सुश्रुत कल्प 5th चैप्टर 15 श्लोक में बताया गया है कि रक्ते निढ़यमाने तो कृष्णम निढ़यते विषम तस्मात्, तो ये पहले बताया गया है पहले श्लोक में ही रक्त मोक्षण का। तो रक्ते निढ़यमाने तो कृष्णम निढ़यते विषम तस्मात् विस्रावयेत रक्तम सा ही अस्य परमा क्रिया। तो रक्त मोक्षण ही क्या है? परम क्रिया है विष के लिए, ठीक है। तस्मात् विस्रावयेत रक्तम सा ही अस्य परमा क्रिया। तो इस तरह सुश्रुत ने बताया है रक्त मोक्षण को ही विष में श्रेष्ठ चिकित्सा। अगर चरक की बात करें तो चरक ने चरक चिकित्सा 23/44 में बताया है, तरुरिव मूल छेदात दंश छेदान नो वृद्धिम एति विषम। तो कहता है कि जैसे पेड़ को, अगर पेड़ कोई है तो अगर पेड़ को जड़ से काट दिया जाए तो उसका फिर से जन्म या फिर से उसका विकास नहीं संभव है, उसी तरह रक्त मोक्षण के पश्चात क्या होता है? विष पूरी तरह से शरीर से बाहर निकल जाता है और वो पूरे शरीर में और फैल नहीं पाता है। तो इस तरह से एसर्शन रीजन दोनों से ही है, लेकिन रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो इस तरह से हम ये आंसर का सही आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका होगा डी, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अपस्मार उन्माद गृह रोग में उपयोगी मूत्र है। तो ये अष्टमूत्र, अगर चरक संहिता 1st चैप्टर में ही हम देखेंगे तो अष्टमूत्र का वर्णन आया है, उसमें अपस्मार उन्माद और गृह रोग में खड़मूत्र ही आंसर जाएगा उसके लिए। और ये सीधा सा प्रश्न है, डायरेक्ट श्लोक से क्वेश्चन है। अपस्मार उन्माद और गृह रोग में कौन सा उपयोगी मूत्र है? तो खड़मूत्र, गधे का मूत्र। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सर्वदेव वस्ती कौन सी है। तो इसमें बिना देखे आप बता सकते हो सर्वदेव वस्ती कौन सी है? मात्रा वस्ती, जो मिनिमम आप स्वस्थ वृत्त के लिए भी दे सकते हो। अगर ऐसे भी हम दिनचर्या के रूप में भी मात्रा वस्ती का यूज करते हैं बहुत लोग, और किसी ट्रीटमेंट में अगर कोई कम बल वाला व्यक्ति है तो उसमें भी हम मात्रा वस्ती दे सकते हैं। तो मात्रा वस्ती सर्वदेव वस्ती है, ये यूनिवर्सल वस्ती है और कहीं भी दी जा सकती है, कहीं भी यूज हो सकता है। अगर इसका डिफरेंस हम देखें तो चरक सिद्धि 4/53 नंबर श्लोक में है ये, तो मात्रा वस्ती इसका सही एग्जाम्पल होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हृदय व दस धमनी का मूल स्थान क्या है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हृदय व दस धमनी, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा ये अल्टर लग, ऐसे कर सकते हैं, हृदय व दस धमनी डैश का मूल स्थान है, डैश का, यहाँ डैश छूट गया है। तो हृदय व दस धमनी किसका मूल स्थान है? तो रसवह स्रोतस का मूल स्थान है, रसवह स्रोतस का मूल स्थान है। तो ये चरक के अकॉर्डिंग रसवह स्रोतस का मूल स्थान है। अगर वही हम सुश्रुत की बात करें तो हृदय और रसवह धमनी बताया है सुश्रुत ने, हृदय और रसवाही धमनी रसवह स्रोतस का, हृदय और रसवाही धमनी, हृदय तो सेम ही है, रसवाही। और सुश्रुत ने हृदय और रसवाही धमनी किसके लिए बताया है? प्राणवाह स्रोतस का भी मूल सुश्रुत ने हृदय और रसवाही धमनी ही बताया है, प्राणवाह स्रोतस और रसवाह स्रोतस, इन दोनों का मूल सुश्रुत ने क्या बताया है? हृदय और रसवाही धमनी। और हृदय व दस धमनी का जो किसका मूल स्थान है? ये रसवाह स्रोतस का, ये चरक के अकॉर्डिंग है। और इसका डिफरेंस अगर आपको देखना है तो चरक विमान 573 में देख सकते हैं और सुश्रुत सारिणी में देख सकते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, सम अग्नि और मंदाग्नि। अगर इन चार अग्नि का एक ही श्लोक में पूरा अगर डिस्क्रिप्शन है तो चरक विमान स्थान के रोगानिक विमान अध्याय में है। रोगानिक विमान अध्याय चरक विमान स्थान 6 है, तो चरक विमान स्थान 6 के रोगानिक 12 नंबर श्लोक में है। 12 नंबर श्लोक में अगर रेफरेंस देखना चाहे तो वहीं पे आपको 4 टाइप के अग्नि का विवरण आया है रोगानिक विमान अध्याय में। तो अगर हम यहाँ पे मिलान करना चाहेंगे तो विषम अग्नि आया है, ठीक है। तो विषम अग्नि किसके लिए होगा? बात के लिए। अगर तीक्ष्ण अग्नि की बात करें तो तीक्ष्ण अग्नि किस में होगा? पित्त में। सम अग्नि की बात करें तो सम अग्नि किस में होगा? सम दोष होगा तो सम अग्नि भी होगा। और मंदाग्नि किसके कारण हो सकता है? तो कफ के कारण होगा। तो अगर हम मिलान करें तो 1 का, B, 2 का,
ए, 3 का डी एंड 4 का सही ऑप्शन जाएगा सी। तो 1 बी ए डी सी, देखते हैं कौन सा है, बी 2 है, बी ए, हाँ, तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। विषमग्नि ऐसे भी देखते हैं, विषमग्नि बात, तीक्ष्णग्नि पित्त, समग्नि समान समदोष समान अवस्था में, और मंदाग्नि कफ के कारण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भ्रांतम अक्षिणी किस स्वास्थ्य का लक्षण है? तो ये अष्टांग हृदय का क्वेश्चन है, ऐसे तो काय चिकित्सा सेक्शन में दिया गया है, और इसमें हम देखें तो ये ऊर्ध्वश्वास का लक्षण होगा। भ्रांतम अग्नि किसका लक्षण होगा, तो ऊर्ध्वश्वास का, भ्रांत अक्षिणी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि बहुपत्र किसका पर्याय है? तो बहुपत्र अभ्रक का पर्याय है रसतरंगिणी के अनुसार। रसतरंगिणी के अनुसार वैसे तो रसशास्त्र का 8 क्वेश्चन आता है, उसमें आपको 6 क्वेश्चन जो होगा रसरत्न समुच्चय से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन जो होता है कभी कभी रसरत्न समुच्चय से इतर रसशास्त्र के और भी ग्रंथों से पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी एक बार आया था, बहुपत्र किसका पर्याय है, जो कि रसतरंगिणी का क्वेश्चन है, और ये अभ्रक का पर्याय है। और अभ्रक के और भी कुछ इंपॉर्टेंट पर्याय जो है वो है गौरी तेज, प्रज्ञाबोधि, सुतेंद्रवंधी, और प्रज्ञाबोधि जो है ये अभ्रक का पर्याय है। अगर हम यहीं पे प्रज्ञाप्रद कर दें तो प्रज्ञाप्रद किसका पर्याय हो जाता है, विक्रांत का। प्रज्ञाप्रद किसका पर्याय हो जाता है, तो विक्रांत का पर्याय हो जाता है। तो देखिए, जैसा कि आपको कंपेरेटिव पढ़ना है, रसशास्त्र में कौमारभृत्य है, हर जगह से 8-9 क्वेश्चन, लेकिन रसशास्त्र में भी किस मतलब कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, तो ये हम लोग के क्लासेस में हमारे जो टॉपर्स हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे यहाँ जो अलग अलग विषयों के जो भी पढ़ाने वाले हैं, तो वो बताते हैं कि आपको किस ग्रंथ पे जोर देना है, कहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, पिछले 20 साल 15 साल में क्या क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आया है। तो सेलेक्टेड भी पढ़ा जाता है, और आपको स्मार्ट स्टडी भी करनी पड़ेगी AIPGT के लिए, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है। तो अभी देखिए यहाँ पे हम देख लें एक बार, एक जगह आप ये लिख लीजिएगा अगर पर्याय की बात आए कहीं भी, तो गौरी तेज, प्रज्ञाबोधि, सुतेंद्रवंधी, ये सब अभ्रक का पर्याय हो गया। बहुपत्रक किसके अनुसार पर्याय हो गया, बहुपत्रक रसतरंगिणी के अनुसार, और ये सब रसरत्न समुच्चय के अनुसार। और यही प्रज्ञाबोधि की जगह प्रज्ञाप्रद आ जाएगा, तो प्रज्ञाप्रद किसका हो जाएगा, विक्रांत का हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 8 का। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 9 का। तो मेघ संकासन किस मूर्छा का लक्षण है? तो ये अष्टांग हृदय निदान स्थान से क्वेश्चन लिया गया है, और मेघ संकासन किस मूर्छा का लक्षण होगा, तो मेघ संकास, मेघ जैसा मूर्छित होने से पहले उसका वर्ण में जो ये अलग अलग होगा, वर्ण में जो चेंजेज आएगा, तो मेघ जैसा वर्ण हो जाएगा। तो ये किस मूर्छा का लक्षण होगा, तो ये कफज मूर्छा का लक्षण होगा, मेघ संकासम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अष्टांग हृदय निदान 6/33 से क्वेश्चन लिया गया है। अब आता है व्हाट टाइप ऑफ बैंडेज इज दिस। तो यहां पे मैं कुछ नहीं करूंगा, बस एक अल्फाबेट में बना रहा हूं आपको। तो यहां से आपको दिख ही रहा होगा कि ये पूरा टी बन रहा है, तो ये सीधे से टी बैंडेज है। अब टी बैंडेज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसका शेप तो टी जैसा है, इसलिए टी बैंडेज है। और ये क्या करता है, ड्रेसिंग हो या मतलब ड्रेसिंग को होल्ड करने के लिए मेनली ग्रोइन रीजन या वेस्ट रीजन में ही ये टी बैंडेज बांधा जाता है। ठीक है, कि ड्रेसिंग अगर हम कर लिए, ड्रेसिंग को मतलब एक सपोर्ट चाहिए ना, तो उसके सपोर्ट के लिए हम टी बैंडेज का यूज करते हैं। और टी बैंडेज को अगर आयुर्वेद से हम कोरिलेट करें तो ये गोफनाबंध होता है। गोफनाबंध, सुश्रुत सूत्र 18 चैप्टर में आपको बंधन जो पढ़े होंगे, तो उसमें अगर आपको गोफनाबंध याद हो तो इसको गोफनाबंध से हम कोरिलेट कर सकते हैं। तो टी बैंडेज मेनली कहाँ, ग्रोइन रीजन या वेस्ट रीजन में, या पेरिनियम या वेस्ट रीजन में बांधा जाता है। और
बैंडेज को सपोर्ट करने के लिए, ड्रेसिंग को सपोर्ट करने के लिए ये बैंडेज लगाया जाता है। तो टी बैंडेज इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूं आज का वीडियो सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा, आपके थोड़े मोड़े जो कंफ्यूजन होंगे वो क्लियर रहे होंगे आज के प्रश्न से जुड़े हुए। और आपका क्या सुझाव है, क्या बदलाव करना चाहिए, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जो जरूर लिखें कि ये वीडियो सॉल्यूशन का सेक्शन आपको कैसा लगता है। और आप तारीफ के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।